दोस्तों तुर्किश कंपनीज को भारत में धूल चटाने के बाद अगर आप देखें तो अब तुर्की और अर्दोगान की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। दरअसल दोस्तों ग्रीस ने भारत से मांग की है कि जो ऑपरेशन सिंदूर रिलेटेड वॉर डेटा है, जो कॉम्बैट डेटा है, जो टैक्टिक्स हैं, वो सब भारत ग्रीस के साथ साझा करे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीस की जो मीडिया है, ग्रीक मीडिया, उन्होंने ही स्वयं इसे कवर किया है कुछ इस प्रकार से कि कॉम्बैट डेटा ऑपरेशन उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड चाहिए। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत और ग्रीस दोनों ही रफाल का इस्तेमाल करते हैं और रफाल का काफी प्रबल इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर में, जो इसमें स्कैल्प मिसाइल हो गए और ये सारी का जो इस्तेमाल, हैमर का इस्तेमाल किया गया, स्कैल्प का इस्तेमाल किया गया, उससे पाकिस्तान के अंदर घुस के जो वार किया गया, उसमें जो टैक्टिक्स का यूज किया गया है, वो ग्रीस के लिए जानना बड़ा अहम है। पर दोस्तों कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि कैसे तुर्किश ड्रोन्स को हमने कहीं ना कहीं धूल चटाया है। वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है ग्रीस जानने में, रफाल को ऑप्टिमाइज करने में। तो क्या वो कहानी है, क्यों इससे तुर्की इतना भन्नाया हुआ है, जरा उसको जानेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे तुर्की को ही घेराबंदी करते हुए पीएम मोदी अभी साइप्रस जाने वाले हैं। दोस्तों साइप्रस अगर आप देखें तो पिछले 40 सालों में केवल 2 बार प्रधानमंत्री विजिट किए हैं साइप्रस। एक बार अगर आप देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हैं और दूसरे बार अटल बिहारी वाजपेयी जी किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब इतने सालों बाद वापस एक पीएम तुर्की जाने, तुर्की के कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो देश जो कि उसे कंटिन्यूअसली एट वॉर है, साइप्रस, वहां जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मत भूलिए तुर्की ने साइप्रस को अर्ली 1970s में कुछ इस प्रकार इन्वेड किया था और इसके साथ साइप्रस का इतना टेरिटरी उसने हथिया लिया है और तब से अगर आप देखें तो ये जो साइप्रस जो बचा है, ये आज ईयू का सदस्य है और ये परपेचुअली एट वॉर विद तुर्की है। आज इनके साथ अलाइन करते हुए कहीं ना कहीं ग्रीस और साइप्रस दोनों अलाइंड हैं, दोनों तुर्की के खिलाफ हैं और दोनों के साथ मिलके भारत तुर्की को भी अब घेर रहा है। जो यहाँ पे तुर्की दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की जो पार्टनरशिप बना रहा है, उसमें तुर्की को अब भारत भी कुछ उसी तरीके से जवाब देता हुआ देख रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर का, जब वो कॉम्बैट डेटा की मांग कर रहे हैं तो उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडियन एयरफोर्स प्राइमरी स्ट्राइक फोर्स थी हमारी, ये सब कोई जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आईएएफ के पास जो रफाल्स थे जिनमें हमने स्कैल्प और हैमर का इस्तेमाल किया और जिससे पाकिस्तान में अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त किया, और ऑब्वियसली दोस्तों ब्रह्मोस तो है ही, लेकिन जो रफाल का भी इस्तेमाल हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है। ग्रीस दोस्तों इसी को देखते हुए भारत की ओर देख रहा है क्योंकि ग्रीस के पास भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में रफाल मौजूद हैं और इसलिए वो एग्जैक्टली वही कॉम्बैट डेटा भारत से मांग कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक नाइसिसिटीज होती है उससे एक कदम आगे बढ़ के मांगा जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से जो क्लासिफाइड डेटा होता है कोई जल्दी देता नहीं है। लेकिन क्या ग्रीस को दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं फैसला हमारी सरकार जरूर सोच रही होगी। यहां पे अगर आप देखें तो ग्रीस और इंडिया दोनों ही रफाल का इस्तेमाल करते हैं और जिस प्रकार से इन्होंने रफाल से भारत ने पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, आज दुनिया भर की शक्तियां भारत से जानना चाहती हैं कि आखिरकार कैसे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में वापस याद दिलाऊंगा आपको, हम भले कितना भी मजाक उड़ाएं पाकिस्तान का, सच्चाई यह है दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान के फौज की इज्जत है। ये कोई हमास नहीं है, ना ही दोस्तों अगर आप देखें पाकिस्तान कोई ईरान है। फिर भी दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान में भी इन्वेजन करने के पहले क्या अमेरिका, क्या इजराइल फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। आपने देखा ही क्या हालत है। दोस्तों आपको याद होगा जब ईरान से 400-500 की तादाद में, रादर उतना भी नहीं था, 100-150 की तादाद में जब ईरान से मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे, क्या बैलिस्टिक, क्या क्रूज मिसाइल, क्या ड्रोन्स, ये सब जब लॉन्च हुए थे, तो इजराइल को, छोटी सी टेरिटरी है इजराइल, उसको बचाने के लिए इजराइल के एयर डिफेंस को उतरना पड़ गया। फ्रेंच अगर आप देखें तो उनके जो वहां पे शिप्स थे उनको उतरना पड़ा। वैसे ही अमेरिकन जो कैरियर फ्लीट थी उसको उतरना पड़ गया। वैसे ही आप देखें तो जॉर्डेनियन एयरफोर्स, वैसे ही आप देखें सऊदी, यूएई, इनके एयरफोर्स को मिलके हवा में इतने सारे ड्रोन्स को, मिसाइल्स को गिराना पड़ा, तब भी जाके इजराइल में कुछ मिसाइल्स हिट हुए। ये तब की बात है जब इजराइल कहता है उसका जो आयरन डोम है वो ऐसा है, वो कैसा है, न जाने अलग अलग जगह में बातें होती हैं। यहां पे दोस्तों उससे बड़ी इंटेंसिटी मिसाइल स्ट्राइक की पाकिस्तान भारत में कर रहा था, लेकिन एक भी ना मिसाइल ना ड्रोन टारगेट तक पहुंच पाया। दोस्तों ये एक केस स्टडी है, दुनिया आश्चर्य से देख रही है और कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है
कि वो ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। एक तरफ तो वो अचंभित है कि ये कैसे हो गया, दूसरे तरफ वो ये सोच रहे हैं इसका मतलब ये है भारत तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, कहीं ना कहीं भारत ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों वो पाकिस्तान को जब हमने धूल चटाया है, विद इन फ्यू आवर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स जिसको वो अपना कहीं ना कहीं प्राइड मानते हैं, उसको बस कुछ घंटे में हमने कहीं ना कहीं घुटने पे टिकवा दिया। ये देख के दुनिया कहीं ना कहीं आज अचंभित है। और एग्जैक्टली उसी के बाद ग्रीस भारत के पास आ रहा है कि कैसे आपने ये किया, ये हमारे साथ आप ऑपरेशन कैसे ये अंजाम दिया गया, ये शेयर करें। तो दोस्तों एक तरफ तो इसमें ग्रीस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रफाल को वो कैसे ऑप्टिमाइज करे। इसमें कहीं ना कहीं वो भारत की जो रफाल को हमने कैसे इस्तेमाल किया, क्या ऑपरेशनल टैक्टिक्स का यूज किया। देखिए दोस्तों एयरफोर्स के ये जो प्लेन्स उड़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली सॉर्टीज कैसे भरे जा रहे हैं, कब उतारा जा रहा है, कब कैसे दुनिया के दुश्मन के एवॉक्स को काउंटर किया जा रहा है, बाकी रडार्स को काउंटर किया जा रहा है, कितनी दूरी से जो हैमर्स हैं, स्कैल्प है, उनको रिलीज किया जा रहा है, कैसे वो बाकी कहीं ना कहीं फ्लीट में जो हमारे प्लेन्स हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो एक तरफ तो वो सीखना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्तों बहुत जरूरी है ड्रोन वॉरफेयर। कैसे पाकिस्तान ने जो सैकड़ों की तादाद में तुर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, क्या ईहो ड्रोन्स यूज किए, वैसे ही आप देखिए ये सोनगार ड्रोन्स यूज किए, और जब फाइनली आप देखिए उनसे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने उतारा तुर्किश प्राइड बैरक्टर TB2 ड्रोन। दोस्तों क्या हुआ, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन, तुर्किश ड्रोन उतरे, चाइनीज ड्रोन उतारे, एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक हिट नहीं किया, सबको हवा में गिराया। ये दोस्तों कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो हमारा काउंटर ड्रोन टैक्टिक्स है वो कहीं ना कहीं दुनिया में वन ऑफ इट्स काइंड है। और इस वजह से तुर्की को कैसे उसके जो तुर्की अपने आप को ड्रोन सुपर पावर कहता है, उसके ड्रोन्स को जब हमने धूल चटाया है तो ग्रीस मानो जैसे उसकी आंखें खुली हुई हैं कि कैसे हम इससे क्या सीख लें, कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करें कि तुर्किश ड्रोन को हम उड़ने के पहले ही गिरा दें। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये भी अगर आप देखें ग्रीस हमसे सीखना चाह रहा है। तीसरा है दोस्तों एयर डिफेंस इंटीग्रेशन। ग्रीस सीखना चाह रहा है कि कैसे वो ऑलरेडी पैट्रियट मिसाइल्स वगैरह उसके पास हैं, लेकिन दोस्तों वो अब एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स की ओर भी देखना चाह रहा है। तो इसमें बहुत जरूरी है वो देख रहा है कि कैसे भारत ने अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया, अलग अलग सेंसर्स हैं, रडार्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनको कैसे इंटीग्रेट करा के इतना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम हमने बनाया है। तो ये भी वो सीखना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं हमारे, अगर आप देखें आकाश वगैरह के लिए, कि कैसे दुनिया को हम इसको बेच सकते हैं। तो जरूरी है ये भी अगर आप देखें, हालांकि ग्रीस एक नेटो कंट्री है, तो नेटो कंट्री जब वेपन परचेज करता है तो उसकी कुछ अलग मजबूरियां होती हैं, तो ये भी हमें देखना होगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं दुनिया अचंभित है, भारत की ओर देख रही है। अब दोस्तों आते हैं आज की दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी ऐसी है कि तुर्की की घेराबंदी साइप्रस से भी हो रही है। पीएम मोदी अगर आप देखें तो साइप्रस 15 जून को जाएंगे। दरअसल G7 में उन्हें कनाडा जाना है। ऑन रूट अगर आप देखें तो साइप्रस में प्लेन उतारा जाएगा, वहां पे रिफ्यूलिंग वगैरह भी होती रहेगी और पैरेलली वो साइप्रस भी विजिट करेंगे। दोस्तों अगर आप देखें तो साइप्रस के सिवा क्रोएशिया भी जाया जाएगा। दरअसल साइप्रस और क्रोएशिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। साइप्रस अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो छोटा सा आइलैंड कंट्री है जैसा आपने देखा, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल का इस बार प्रेसिडेंट बनने वाला है। और वैसे ही अगर आप देखें दूसरा देश अगर आप क्रोएशिया देखें तो वो ऑलरेडी पीएम मोदी को विजिट करना था। पीएम मोदी अगर आप देखें तो पिछले महीने एक दौरे पे जाने वाले थे जिसमें क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वो विजिट हो नहीं पाया, तो अभी क्रोएशिया भी पीएम मोदी जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे जरा साइप्रस वाली कहानी को समझिए। अगर आप देखें तो साइप्रस जाने के साथ पीएम मोदी एक मैसेज दे रहे हैं जो कि तुर्की पाकिस्तान अलाइनमेंट को है, जो कि कहीं ना कहीं अंकारा को एक डिप्लोमेटिक रिब्यूक है। दरअसल दोस्तों साइप्रस जैसा मैंने बताया 1974 में इन्वेजन हुआ था तुर्की के द्वारा, और इसके साथ अगर आप देखें जो नॉर्दर्न पार्ट है साइप्रस का, जिसको तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं, जिसको दुनिया में कोई देश अलग कंट्री नहीं मानती, बस तुर्की मानता है, और मोर और लेस तुर्की का ये सैटेलाइट की तरह ऑपरेट होता है, तुर्की ही ऑपरेट करता है। तो ये जो रीजन है ये तुर्की के कंट्रोल में है, और तब से ये जो साइप्रस अब इतना सा बच गया है वो परपेचुअली एट वॉर है मोर और लेस विद तुर्की। तो इस तरीके से वो तुर्की को हम याद दिला रहे हैं कि तुम कश्मीर इशू पे बोलते हो, देखो तुम्हारे भी आंगन में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक एक चीज में हम इंटरफेयर करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया एक ग्रीस एंड साइप्रस के साथ जो पार्टनरशिप है उसे रीइंफोर्स कर रहा है। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो साइप्रस में इतना जो इलाका हुआ करता था ये ग्रीक
स्पीकिंग लोग हुआ करते थे, ग्रीक कल्चरल वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड थे। वही जो नॉर्दर्न पार्ट में कुछ हिस्सों में यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रिडोमिनेंटली इस्लाम फॉलो करने वाले लोग रहते थे, जो कि कहीं ना कहीं तुर्की की तरफ अपने आप को करीब समझते थे। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो तुर्की ने जिस प्रकार से साइप्रस को हड़प लिया है, तब से अगर आप देखें तो दूसरे तरफ को ग्रीस भी ओपनली सपोर्ट करता है। तो ग्रीस साइप्रस ऑलरेडी एक काफी मजबूत रिश्ता है और दोनों को ही भारत भी अब सपोर्ट कर रहा है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो साइप्रस भी खुल के भारत के साथ खड़ा हो गया है। साइप्रस अगर आप देखें तो इसने पहलगाम अटैक को सबसे पहले कंडेम करने वाले देशों में से एक था, और इसने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म होता है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे। दोस्तों ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं हम साइप्रस के द्वारा एक मजबूत प्रेजेंस अपना दर्ज करा रहे हैं यूरोप में। दोस्तों इसके सिवा साइप्रियट प्रेसिडेंट से जब पीएम मोदी मिलेंगे तो इसके साथ कहीं ना कहीं तुर्की पे भी दबाव बनेगा। इंडिया का जो अपोजिशन रहा है कि ये जो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, ये कोई देश नहीं है, तुर्की ने गलत किया है, साइप्रस को ऐसे हथिया लिया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये जो साइप्रस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे तुर्की आके आप देख सकते हैं वो ऑयल रिग वगैरह भी एक्सप्लोर करता है, ड्रिल करता है। तो इसके भी खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, जो कि ग्रीस भी उठाता है। तो कहीं ना कहीं तुर्की के बैकयार्ड में भारत अपनी प्रेजेंस अब तेजी से बढ़ा रहा है और तुर्की को पिनलाइज कर रहा है कि अगर तुम ये जो सो कॉल्ड एक्सेस बना रहे हो तो तुम्हारे भी आसपास में बहुत समस्याएं हैं, सब में हम भी नाक डालना शुरू करेंगे। आप जानते ही हैं दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान सॉलिडारिटी हो रही है, तो भारत साइप्रस, ग्रीस और अर्मीनिया तीनों से अपनी मजबूती कर रहा है, जो कि तीनों के तीनों देश तुर्की के खिलाफ खड़े हैं। तो एक तरीके से तुर्की को घेरा जा रहा है। दूसरे तरफ तुर्की को ये अंदाजा दिलवाया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि जिसके साथ तुम हाथ मिला रहे हो वो पाकिस्तान है, इसके पास कुछ नहीं है देने को सिवाय झूठे प्रॉमिस के। दूसरे तरफ दोस्तों हम जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप कर रहे हैं। आईमेक का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीस और साइप्रस दोनों ही अगर आप देखें तो उनके साथ जब भारत आईमेक को आगे बढ़ा रहा है तो हम यूरोप का गेटवे बनवा रहे हैं ग्रीस को, साइप्रस को। ये वो सपना है जो तुर्की पूरा करना चाहता था, वो अपने आप को यूरोप का गेटवे की तरह देखना चाहता था, लेकिन आज वो सपना वो पूरा नहीं हो रहा उसका। वो काम कहीं ना कहीं ग्रीस और साइप्रस कर रहा है, और इस वजह से अगर आप देखें तो तुर्की को जो आईमेक से एक्सक्लूड होना किया गया है, उसके साथ उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी खत्म होती जा रही हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं इनको समझाना है कि तुम जिससे हाथ मिला रहे हो उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन देखो ग्रीस और साइप्रस कैसे प्रॉस्पर कर रहे हैं भारत के साथ हाथ मिला के। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ये तुर्की के लिए एक प्रकार की घेराबंदी की शुरुआत है, जो अब आप और जोर शोर से होते हुए देखने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी याद देना चाहूंगा आपके लिए हम ऑफर एक्सटेंड कर रहे हैं। दोस्तों आप तक हम लेकर के आए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। क्लासेस दोस्तों 4 जून से स्टार्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कई बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आगाज बैच बाइलिंगुअल में, संभव हिंदी में है, फाउंडेशन इंग्लिश में है, नीव बैच बाइलिंगुअल है। तो आप जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। कुछ अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हुए, कुछ 8 जून को होने वाले हैं, तो अभी आप इसके साथ जुड़ जाएं दोस्तों। इस कीमत पे आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। अगर आप ऑप्शनल भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम जीएस और ऑप्शनल, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शनल आपका है तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट ऑप्शनल फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस अफोर्डेबल प्राइस दोस्तों 27,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। यूज द कोड KC10, नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप मेंटरशिप भी चाहते हैं तो आपके लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन परफेक्ट है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जी हाँ, केवल 31,999 रुपए में आप तक उपलब्ध है। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जुड़ें, यूज द कोड KC10।